हॉलेज रोप, बेल्ट कन्वेयर, वेंटिलेशन फैन, कटिंग लोडिंग मशीन। तो स्टेबल तो भाई साहब वेंटिलेशन फैन के द्वारा जरूरत नहीं रहती इसको, ठीक है। बाकी इन सभी के द्वारा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है स्टेबल की, कि कोई भी मशीनरी है, कोई भी पार्ट है, कोई भी गेट एंड बॉक्स है, वो सब कुछ स्टेबल में रखने के काम आता है, ठीक है। थोड़ा सा फेस से अधिक एक्सटेंडेड रहता है तो आपके रास्ते में नहीं पड़ता है, रास्ते में कोई चीज नहीं फेंकनी पड़ती है, एक किनारे में रख दो। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टेबल। स्टेबल की लेंथ कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। तो स्टेबल की लेंथ होती है 8 से 10 मीटर की। अरे एक बॉटल पानी दे देना यार। On which of the फॉलोइंग बुटॉक डिपेंड्स। बुटॉक निम्न में से किस चीज पर डिपेंड करता है? कोल सीम के नेचर पे, नेचर ऑफ द स्ट्राटा, ओरिएंटेशन ऑफ कोल सीम, या डेप्थ ऑफ कोल सीम। स्टेबल क्या होता है? इस प्रकार का आपका लॉन्ग वॉल फेस जो होता है, ठीक है। तो जब कोयले को आप इस तरीके से कट करते हुए चलते हो अक्की, तो ये आपने गेट रोड्स बनाए, मेन गेट, टेल गेट, है ना। अब ये मेन गेट टेल गेट को आपने यहां तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा निकला हुआ है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल मतलब फेस से थोड़ा आगे तक एक गेट रोडवेज जो निकली रहती है उसको बोलते हैं स्टेबल। अब बुटॉक किस पे डिपेंड करता है? सीम के ओरिएंटेशन में, कि आखिर आपकी सीम किस प्रकार से पड़ी हुई है, क्या इंक्लिनेशन है, किस प्रकार से झुकी हुई है, तो वो सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका बुटॉक कहां से स्टार्ट होगा, मतलब कि कोयले की कटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां से कोयले की कटिंग स्टार्ट करते हैं उसको बुटॉक कहा जाता है। जैसे अगर मैं कोयले की कटिंग इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट ए बुटॉक कहलाएगा। अगर मैं पॉइंट बी से स्टार्ट करता हूं तो ये मेरा बुटॉक कहलाएगा, ठीक है। तो जहां से मैं कोल ब्लॉक को कट करना स्टार्ट करता हूं उस पॉइंट को बुटॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फेस डज नॉट डिपेंड। लॉन्ग वॉल फेस की लेंथ निम्न में से किस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी? आउटपुट डिजायरेबल, शेयरर बिट साइज, हॉलेज एंड कंट्रोल यूनिट, मोटर यूनिट। तो फेस का लेंथ निम्न में से किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो आपको कितना आउटपुट चाहिए? भाई जितना प्रोडक्शन चाहिए मुझे उतना ही ना लंबा मैं फेस रखूंगा, फेस उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा। अगर मोटर यूनिट की बात करें तो भाई जितने भी मोटर्स लगाए जाएंगे वो सब उतनी ही कैपेसिटी के लगाए जाएंगे जितना कि मुझे आउटपुट मतलब चाहिए होगा, ठीक है। अब भाई अगर आउटपुट की बात करें तो मेरे फेस की लेंथ के हिसाब से ही मैं मोटर्स भी लगाऊंगा। मोटर तो हर जगह यूज होता है, कन्वेयर को चलाने में, स्टेज बीम लोडर को चलाने में, शेयरर को चलाने में, आपका
तो जितनी भी चीजें हैं उन सभी को चलाने के लिए तो मुझे मोटर चाहिए, बिना मोटर के तो कैसे चलेगा। फिर उसके बाद हॉलेज कैसे करूंगा, कंट्रोल यूनिट कैसा होगा, मतलब किस चीज से मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो इन सब चीजों पे फेस की लंबाई डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन शेयरर का जो बिट है, शेयरर का जो बिट है उस पे नहीं डिपेंड करता है फेस की लंबाई। अब शेयरर का बिट से का लेना देना जी, वो तो कट करने का काम है उसका, छोटका रखो बड़का रखो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इस पे नहीं डिपेंड करता है। डिजायरेबल आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिजायरेबल आउटपुट निम्न में से किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि जो आउटपुट आपको चाहिए वो किस पे नहीं डिपेंड करेगा। पहला, वर्किंग सेक्शन ऑफ द सीम, जो सीम का वर्किंग सेक्शन है उस पे, फेस के लेंथ पर, या फिर जो मटेरियल सप्लाई करने की कैपेसिटी है उस पर, या फिर आप कितना एडवांस कर रहे हैं पर डे कर रहे हो। मतलब कि वर्किंग सेक्शन ऑफ द सेम मतलब कि जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं वह सेक्शन का साइज कितना बड़ा है। ठीक है भाई, आपको प्रोडक्शन जो चाहिए, तो प्रोडक्शन तो बेसिकली आपकी डिपेंड करता है ना कि भाई मुझे मेरा सेक्शन इतना बड़ा होगा तो मेरा प्रोडक्शन इतना होगा। अगर छोटू का से सेक्शन सेक्शन रखोगे तो बार बार सेटअप करने में भी तो दिक्कत जाती है। और आप भी जान रहे हो कि मेरा एक सेक्शन में काम करना लॉन्ग वॉल में कितनी बड़ी बात होती है, मतलब कि उसमें मेरे को ढेर सारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है ना। तो भाई सीधी सी बात है कि मेरा वर्किंग सेक्शन जितना बड़ा होगा मेरा आउटपुट उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये भी बात सही है। फेस की लेंथ, अब फेस की लेंथ में क्या है कि भाई, नहीं, तो फेस की लेंथ में क्या दिक्कत है कि भाई फेस की लंबाई अगर मैं छोटी रखूंगा तो मेरा खटाखट 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 एकदम जल्दी जल्दी मेरा पूरा खत्म होगा, मेरा कन्वेयर बेल्ट वगैरह भी जल्दी जल्दी एडवांस करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है। अगर लेकिन बड़ा फेस रख रहा हूं, एकदम बहुत लंबा फेस रख रहा हूं, तो एक बार में जो एक पास कट मारेगा, एक पास कट मारेगा तो मेरे को ढेर सारा कोयला मिलेगा। समझ रहे हो, एक पास कट मारने में मेरे को ढेर सारा कोयला मिलेगा, क्योंकि देखो जब आपका कोयला कट करते हुए शेयरर यहां से यहां जा रहा है, जब कोयला कट करते हुए शेयरर यहां से यहां जा रहा है तो उसको यहां से यहां तक आना, फिर थोड़ी देर वो गैप करेगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर थोड़ी देर गैप करेगा, यहां से आएगा। तो ये जो गैप टाइम है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। फेस की लंबाई ज्यादा है, चलो भाई एक बार में कट करते हैं, थोड़ा लंबा समय तक कट करते हुए जाएगा। तो फेस के लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ज्यादा आउटपुट मिलेगा। मटेरियल सप्लाई करने की कैपेसिटी, मतलब आप अंडरग्राउंड में कितना ज्यादा मटेरियल सप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट छोटी मोटी रहती है तुड़ुक पुड़ुक वाली, तो उस पे उसकी कैपेसिटी पे तो नहीं यार, उसकी कैपेसिटी पे तो नहीं डिपेंड करती है। और एडवांस पर डे, कितना आप एडवांस कर रहे हो, जितना ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ते जाओगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपका, उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इस पे डिपेंड नहीं करता है। विच इज नॉट ट्रू फॉर स्टेज लोडर। स्टेज लोडर के लिए निम्न में से कौन सी चीज ट्रू नहीं है। शॉर्ट लेंथ कन्वेयर, कैपेसिटी, मतलब कि स्टेज लोडर क्या है, एक प्रकार का शॉर्ट लेंथ कन्वेयर है, या फिर कैपेसिटी उसका गेट बेल्ट कन्वेयर के बराबर ही होता है, या फिर वो फेस के मूवमेंट में हेल्प करता है, और शेयरर जो है उसके ऊपर माउंटेड होता है। तो शेयरर तो स्टेज लोडर के ऊपर माउंटेड होता ही नहीं है। स्टेज लोडर कहाँ माउंटेड होता, शेयरर कहाँ माउंटेड होता है, माउंटेड होता है ये तो एएफसी के ऊपर माउंटेड होता है। अरे आंसर बता दिया क्या। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शेयरर इज माउंटेड, शेयरर किस चीज पे माउंटेड होता है।
स्टेज लोडर, गेट बेल्ट कन्वेयर, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, पीएसएलडब्ल्यू। क्यों सागर, उस समय समझने में बड़ी दिक्कत जा रही थी तुमको? आज क्वेश्चंस देख के थोड़ा थोड़ा फील होता है कि यार कितना कुछ पढ़ लिए। है ना, धीरे धीरे करके जरा कितना कुछ पढ़ लिए यार। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्या ले रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि फील हो रहा है कि नहीं कि हाँ मैंने ये सब पढ़ा है, और वो भी एकदम डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पिलेज ऑफ कोल व्हाइल ट्रांसफरिंग टू गेट बेल्ट? वो फेस के लेंथ के बराबर होता है। निम्न में से कौन सी चीज जो है, तो जब कोयले हाँ यार, क्या ही कर सकते हैं, गांव बना के रख दिया है सतना जिले को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पिलेज ऑफ कोल व्हाइल ट्रांसफरिंग टू गेट बेल्ट? गेट बेल्ट, एक बेल्ट गेट बेल्ट कन्वेयर से दूसरे बेल्ट कन्वेयर में ट्रांसफर करते समय निम्न में से कौन सी चीज जो है तो स्पिलेज को अवॉइड करने में मदद करती है? स्पिलेज मतलब कि भाई जैसे यहां से ये बेल्ट कन्वेयर है ना, कोयला आ रहा है, ये दूसरा बेल्ट कन्वेयर है, इसके ऊपर कोयला आ रहा है। अब ये कोयला यहां से यहां गिर रहा है एक बेल्ट कन्वेयर से दूसरे बेल्ट कन्वेयर में, ठीक है। तो अगर ये कोयला कहाँ गिर जाए, बेल्ट कन्वेयर में ना गिर के बाहर गिर जाए बेल्ट कन्वेयर के, तो वो स्पिलेज कहलाता है, ठीक है। तो किस की मदद से स्पिलेज को रोका जा सकता है? फीड अरेंजमेंट, फीडर ब्रेकर, एएफसी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द राइट आंसर, फीड अरेंजमेंट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। विच ऑफ द कोल फॉलोइंग कैन क्रश द ओवरसाइज कोल? निम्न में से ओवरसाइज कोयल को, कोयले को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन गलत है क्या?
रॉक ब्रेकर, फीडर ब्रेकर, फीडर अरेंजमेंट, स्टेज लोडर। तो रॉक ब्रेकर ना होता है जी। शायद तक रॉक ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए। नहीं। चलो जब कह ही रहे हो तो फीडर ब्रेकर ही करेक्ट आंसर कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A rail mounted trolley over which switches of different equipments is known as। मतलब एक रेल माउंटेड ट्रॉली है जिसके ऊपर हर एक इक्विपमेंट के स्विच को रखा जाता है वहीं पर, मतलब गेट एंड बॉक्स वगैरह सब कुछ उसी रेल माउंटेड ट्रॉली पर रख देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पेंटेक्नियन, बीम स्टेज लोडर, फीडर ब्रेकर, शूट। तो इसको क्या कहा जाता है? पेंटेक्नियन कहा जाता है। आइए कुछ थोड़ा बहुत सा रिवीजन करा देते हैं, है ना? करा दें? चलो लास्ट में करा देंगे यार, छोड़ो, अभी क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन पावर पैक? पावर पैक में निम्न में से किस चीज का उपयोग नहीं करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल ऑयल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। कैसे कैसे आंसर बदल रहे हैं? कंफ्यूज आ गए हैं? बोथ ए एंड बी। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ पावर पैक क्या है। पावर पैक में दो चीजें यूज होती हैं। क्या क्या? देख ही लेते हैं, नहीं तो तुम लोग कहाँ गया? क्या है पावर पैक भाई? कहाँ गया? वॉल्यूम वन, फ्लो। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ शुरू से, ठीक है? स्टेबल क्या था? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में स्टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? स्टेबल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? लॉन्ग वॉल एडवांसिंग में किया जाता है। ये क्या होता है? जो गेट रोड्स का एक्सटेंडेड पोर्शन होता है फेस के आगे तक, उसको हम बोलते हैं स्टेबल। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका कोल है, और इसके आगे तक ये आप देख रहे हो कि गेट रोडवेज को आपने एक्सटेंड किया थोड़ा आगे तक, फेस के आगे तक एक्सटेंड किया है, फेस के पीछे तक गेट रोडवेज को एक्सटेंड किया है, तो उसको मैं बोलता हूँ स्टेबल। इसका काम क्या होता है? हॉलेज रोप, बेल्ट कन्वेयर के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार कटिंग या फिर कटिंग लोडिंग मशीन के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। स्टेबल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है, फेस के आगे तक जाता है। इसका मेन काम होता है कि आपके फेस को एक्सप्लोर करने में भी मदद करता है। इसका एक काम ये भी हो जाता है कभी कभार कि आपका फेस पता चल जाएगा कि मेरा फेस किस प्रकार का होगा, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये इस काम पे आता है। बुटॉक जो है तो ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ कोल सीम। बुटॉक किस पे डिपेंड करता है कि कोल सीम का ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ से कटिंग अगर चालू करते हो तो ये आपका क्या कहलाता है? बुटॉक कहलाता है। इस पॉइंट से मैंने ऐसे कटिंग करते हुए अंदर की तरफ आया,
तो ये जो अंदर की तरफ पहला कट मार के अंदर आया, बुटॉक्स से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया मेरा, अंदर की तरफ कट मारा, उसको बोला संप कट। फिर उसके बाद मैंने बैक कट मारा, फिर वेब कट मारा, और पूरा जब कंप्लीट कर दिया तो पास कट हो गया ये अभी आगे हम और डिटेल में देखेंगे। अब लॉन्ग वॉल फेस की लेंथ किस पे डिपेंड करती है? ये पहली चीज तो डिपेंड करती है कि आपको कितना आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो आउटपुट डिजायरेबल, ताकि आपका कोयले का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे, ठीक है। अब आउटपुट भी डिपेंड करता है कि सीम का वर्किंग सेक्शन कैसा है, फेस की लेंथ कितनी है, और एडवांस पर डे आप कितना कर रहे हैं। हॉलेज और कंट्रोल यूनिट पर डिपेंड करता है आपका क्या, लॉन्ग वॉल फेस का लेंथ, ठीक है, आपका शेयरर कैसा है, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम कैसा है, या मैकेनिकल सिस्टम कैसा है, जैसे कि हॉलेज हो गया, ठीक है। तो इन पे भी आपका जो है तो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना आपका जो है तो फेस की लेंथ होगा। रेडियो कंट्रोल है या रिमोट कंट्रोल, आप अगर डिवाइसेस यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपका शेयरर जो है वो रिमोट कंट्रोल वाला है, रिमोट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़े होकर ऑपरेटर क्या करेगा, आराम से ऑपरेट कर सकता है। इसका जो ट्रांसमीटर होता है वो किसके पास होता है, शेयरर ऑपरेटर के पास होता है, और रिसीवर जो है तो मशीने में लगा होता है। मोटर यूनिट जो है तो इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक मोटर कुछ ना कुछ पावर प्रोवाइड कराता है भाई सभी चीज मशीनों को चलाने के लिए, तो उस पे भी बेसिकली आपकी फेस की लेंथ डिपेंड करती है। अगर छोटे छोटे मोटर लगा दोगे पुचके पुचके से, तो वो पुचुक पुचुक करके कोयला कट करेंगे, बड़ा बड़ा मोटर का लगा दोगे तो बड़का बड़का जो है तो प्रोडक्शन देगा वो, ठीक है। तो बड़का बड़का फेस लेंथ भी रखना पड़ेगा। अब शेयरर के द्वारा जो फेस एडवांस किया जाता है, तो एक शिफ्ट में लगभग 2.4 मीटर से लेके 3 मीटर तक आपका जो है तो क्या करता है, ये एडवांस करता है, और इससे आपको 100 टन 1000 टन पर डे का प्रोडक्शन भी मिल जाता है। अब बेसिकली ये कोई फिक्स चीज नहीं है, ये कभी फिक्स नहीं मानिएगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी मशीन किस प्रकार की है और आपकी सीम की थिकनेस कितनी है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं अपने इक्विपमेंट्स पर। इक्विपमेंट से सब में सबसे पहला है एएफसी, आर्मर्ड फेस कन्वेयर। ये एक फेस में लगा हुआ कन्वेयर होता है, जिसके ऊपर शेयरर आपका माउंटेड होता है। इसमें दो मोटर्स होती हैं, दोनों है ना, एक एंड में दो मोटर्स होती हैं, लगभग 115 किलोवाट की एक, ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो होती है 800 से 1000 टन पर आवर की इसकी कैपेसिटी होती है। आजकल तो 6-6 हजार टन की कैपेसिटी वाले कन्वेयर बेल्ट भी आने लगे हैं, एएफसी आने लगे हैं। जैसे जैसे मशीन का साइज बढ़ रहा है उतनी बड़ी कैपेसिटी का आपको आर्मर्ड फेस कन्वेयर भी रखना पड़ेगा। ये आर्मर्ड फेस कन्वेयर कुछ इस प्रकार का दिखाई आपको देगा, ठीक है। चेन कन्वेयर, स्टेज लोडर क्या होता है, एक प्रकार की शॉर्ट लेंथ की कन्वेयर होती है। अब यार देखो, वीडियो दिखाने का ना बोलना, अभी जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा लॉन्ग वॉल तो उसको समझ में आ रहा होगा, जिसने बिल्कुल नहीं देखा है तो वो फिर पुराने लेक्चर्स देखें। तो स्टेज लोडर क्या होता है, शॉर्ट लेंथ का कन्वेयर होता है। इसकी कैपेसिटी गेट बेल्ट कन्वेयर के बराबर ही होती है। ये किस काम आता है भाई, फेस के मूवमेंट में मदद करता है। फेस के मूवमेंट में कैसे मदद करता है, कि आपका जो फेस है वो लगातार भाई देखो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, कटिंग करते हुए, ठीक है। आप आपका जब फेस लगातार आगे की तरफ इस तरीके से देखो, अब ये क्या है, जैसे अब ये फेस इधर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है, फेस अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये चेन कन्वेयर भी आगे बढ़ेगा। अब ये चेन कन्वेयर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपका ये गेट बेल्ट कन्वेयर इसको छोटा करना पड़ेगा। अब आप बार बार गेट बेल्ट कन्वेयर को छोटा करोगे तो ये तो आपके लिए कठिन काम हो जाता है ना भाई, सिंपल सी बात है। जैसे देखो, ये मेरा फेस है और ये मेरा गेट रोडवेज है, ठीक है। अब मेरा एएफसी यहाँ पे बिछा के रखा हुआ है मैंने, ये मेरा एएफसी बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। अब एएफसी तो आएगा तो यहाँ पे गेट बेल्ट कन्वेयर के ऊपर फेंक देगा पूरा का पूरा मटेरियल। अब गेट बेल्ट कन्वेयर यहाँ से क्या करेगा, मटेरियल को लेके निकल लेगा, ठीक है। अब गेट बेल्ट कन्वेयर अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बिछा दूं, ठीक है,
अब मेरा फेस जैसे ही एडवांस होगा, मतलब कि फेस इस डायरेक्शन में जैसे ही कुछ समय बाद बढ़ेगा, तो मेरा यहाँ पे कहीं फेस होगा। अब फेस जब मेरा यहाँ पर आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना चैन कन्वेयर भी, आर्मर्ड फेस चैन कन्वेयर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा। अब इसको यहाँ पे लाया, आर्मर्ड फेस कन्वेयर को यहाँ से हटाकर, यहाँ से हटाकर, तो मुझे तो अपना ये हिस्सा भी हटाना पड़ेगा ना, मतलब कि मुझे अपना गेट बेल्ट कन्वेयर को भी तो मूव करना पड़ेगा। और डेली डेली ये मूव कर पाना तो एक कठिन काम ना हो जाएगा जी, है ना। ये डेली डेली मूव कर पाना तो एक कठिन काम हो जाता है कि मैं डेली डेली गेट बेल्ट कन्वेयर, अब आप भी जान रहे हो 1,000 मीटर लंबा मेरा गेट बेल्ट कन्वेयर है, अब उसको मैं पूरा का पूरा खिसकाऊं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है पर डे मूवमेंट करना, ठीक है। तो मैंने क्या अरेंजमेंट किया कि चल ठीक है भाई, ये गेट बेल्ट कन्वेयर आया, ठीक है। फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं कि गेट बेल्ट कन्वेयर यहां से यहां तक आया, ठीक। अब ये कोयला लेके आ रहा है, कोयला लेके आ रहा है, आ रहा है। मैंने इसके इस तरीके से बीम स्टेज लोडर बैठा दिया, ठीक। और फिर उसके बाद फिर से गेट बेल्ट कन्वेयर लगा दिया। अब क्या होगा कि ये बीम स्टेज लोडर पर पूरा का पूरा मटेरियल फेंकेगा और बीम स्टेज लोडर इसके ऊपर मटेरियल फेंकेगा। फेस अगर आगे भी बढ़ेगा, फेस अगर आगे भी बढ़ेगा, तो उस केस में आपका क्या होगा कि ये इसके अंदर घुस जाएगा। इसका पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं है गोपाल। गेट वेल्ट कन्वेयर का आप एक बार पुरानी क्लासेस तो अटेंड करिए। ये तो मैं जस्ट एक रिवीजन करा रहा हूं, नहीं तो दिक्कत ना हो जाएगी फिर। हाँ? आ लो। देखो, सिंपल सी बात है कि आप गेट जो स्टेज बीम बीम स्टेज लोडर है, उसको ज्यादा कंफ्यूजिंग मत लेके चलो, ठीक है। कि बस इतना सा बात उसमें समझो कि यार मेरा फेस के साथ साथ, अब ये लॉन्ग वॉल फेस है, ठीक है। पहले इतनी चीज समझो, चलो कोशिश करता हूं मैं शॉर्ट में समझाने की। पहले इतनी चीज समझो कि ये मेरा लॉन्ग वॉल फेस है, ठीक है। अब मैं कोयला यहां से कट करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो ये धीरे धीरे कोयला तो खत्म होगा, फेस धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इधर की तरफ बढ़ेगा, ऐसे कोयला कट करते हुए आगे बढ़ेगा। अब इस पूरे में मैं अगर बेल्ट कन्वेयर बैठाता हूं, तो आपने कभी बेल्ट कन्वेयर देखा है कि बेल्ट कन्वेयर को कैसे किया जाता है? भाई जैसे जैसे फेस आगे बढ़ेगा, तो मुझे बेल्ट कन्वेयर को भी क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे लाके करूंगा, फिर यहाँ लाके करूंगा, फिर इतना छोटा करूँ, फिर और छोटा करूंगा, और छोटा करूंगा, और छोटा, और छोटा। यही काम ना करना पड़ेगा, नहीं तो गोफ के नीचे मेरा बेल्ट कन्वेयर दब जाएगा। इतनी बात समझ में आई गोपाल? भाई बेल्ट कन्वेयर जैसे जैसे फेस आगे इधर तरफ बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे पूरा क्या क्रिएट हो रहा है, गोफ क्रिएट हो रहा है, तो मुझे तो बेल्ट कन्वेयर को आगे बढ़ाना पड़ेगा इधर की तरफ, ठीक है। अब क्या ये डेली का डेली पॉसिबल है? मतलब कि अगर आपका फेस मान लीजिए 6 मीटर भी आगे बढ़ जाता है, इस डायरेक्शन में 6 मीटर मेरा फेस आगे बढ़ गया, तो क्या मेरे लिए डेली 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 ये पॉसिबल है कि पूरा का पूरा बेल्ट कन्वेयर, मतलब यहां से बेल्ट कन्वेयर को खोलूं, फिर उसके बाद पूरे के पूरे बेल्ट कन्वेयर को एडजस्ट करूं? इज दिस पॉसिबल? नहीं।
ये तो पॉसिबल नहीं है ना? कि भाई ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मैं डेली डेली बेल्ट कन्वेयर पूरा खोलूं और फिर उसके बाद उसको एडजस्ट करूं, तो ये तो एक बहुत कठिन काम हो जाता है डेली यह करना। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्यूशन निकाला कि फेस से, ये आपका फेस है, ठीक है। हाँ, हाँ, अरे वो आप चले गए उसमें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर्डन पिलर में, डेवलपमेंट में, ये अपन लॉन्ग वॉल पढ़ रहे हैं। फेस से ये मेरा बेल्ट कन्वेयर आया, ये मेरा बेल्ट कन्वेयर आया, और ये कोयला लेके आ रहा है, इसके ऊपर कोयला आया कहां से, फेस से, आर्मर्ड फेस कन्वेयर ने, एएफसी ने इसको कोयला दिया, और इसको मैंने छोटा सा रखा, ज्यादा बड़ा नहीं रखा, ठीक है, इसको छोटा सा रखा है। अब यहां से लेके यहां तक इस तरीके से मैंने एक और छोटा सा बेल्ट कन्वेयर लगाया, एक और छोटा सा बेल्ट कन्वेयर लगाया। इसी छोटे से बेल्ट कन्वेयर को क्या बोला मैंने, बीम स्टेज लोडर, ठीक है। और फिर मेरा जो नॉर्मल बेल्ट कन्वेयर है जो कि बाहर तक लेके जाएगा, गेट बेल्ट कन्वेयर, उसको मैंने लगा दिया। अब ये बीम स्टेज लोडर क्या होगा, जैसे ये छोटा सा बेल्ट कन्वेयर अब क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, फेस के साथ साथ ये आगे बढ़ेगा, तो कुछ समय बाद ये कहां पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, है ना। धीरे धीरे फेस के साथ ये भी आगे बढ़ता जाएगा। अब आपका फेस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते ये कहां पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, ये देख पा रहे होगे दूसरे पिक में। और आपका ये भी बीम स्टेज लोडर भी क्या हुआ, आगे बढ़ गया, लेकिन इसकी पोजीशन फिक्स है, इसकी पोजीशन फिक्स है, जो कि एंड तक बाहर निकलता है। ये बेल्ट कन्वेयर तो एंड तक बाहर निकलेगा, इसकी पोजीशन फिक्स है। तो अब ये तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, तब जाके कहीं हम बेल्ट कन्वेयर को खोलते हैं और दोबारा से एडजस्ट करते हैं। तो मतलब हमें एक लंबा गैप मिल जाता है, फेस एडवांसिंग के साथ साथ हमें नहीं करना पड़ता है, एक बीच में छोटा सा गैप आ जाएगा कि चलो ठीक है, मुझे एक दो दिन का गैप मिल जाएगा, और जैसे ही मेरा एक दो दिन का गैप में मतलब फिर मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे बेल्ट कन्वेयर को, गेट बेल्ट कन्वेयर को एडजस्ट करूंगा। बीम स्टेज लोडर साथ साथ में खिसकता चलता है। बाकी एक बार पुराने वीडियोस देखिए, क्लियर हो जाएगा। अब शूट एंड फीड अरेंजमेंट, शूट और फीड अरेंजमेंट का काम क्या होता है भाई, कोयले के स्पिलेज को रोकना, है ना। जब गेट बेल्ट कन्वेयर में मतलब कि कन्वेयर से दूसरे कन्वेयर में मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो आपका कोयला कुछ जो है तो जमीन पे गिर जाता है, तो वो जमीन पे ना गिर के डायरेक्टली बेल्ट कन्वेयर पर गिरे, तो इसके लिए शूट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस प्रकार का आपका यह शूट दिखाई देता है, बड़ी बड़ी माइंस में आप देखे भी होंगे। फीडर ब्रेकर, फीडर ब्रेकर का काम क्या होता है कि जो ओवरसाइज कोल है उसको क्रश करने के लिए फीडर ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पैंटेक्नियन, पैंटेक्नियन कुछ इस प्रकार का होता है, ये एक प्रकार की ट्रॉली है। इस ट्रॉली के ऊपर ना आप दुनिया भर की मशीन अपनी रख लो, सारे इक्विपमेंट्स रख दो, इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पार्ट्स है उनको रख सकते हो, गेट एंड बॉक्स, मोटर वगैरह जो भी इंस्टॉल करना हो पैंटेक्नियन के ऊपर इंस्टॉल कर दो, और हॉलेस ट्रैक के ऊपर एक कोंटा में इसको खड़ा कर दो, तो फेस के साथ साथ ये भी आपका खिसकता हुआ चलेगा। स्विच विच सब कुछ इसके ऊपर लोड कर देते हैं। पावर पैक, पावर पैक क्या है, पंप, स्टोरेज टैंक का जो कॉम्बिनेशन है, पंप और स्टोरेज टैंक को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पावर पैक कहलाता है। अब इस पावर पैक में क्या होता है, एक फ्लूइड डला होता है पावर पैक में। वो फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती है, 95% डिस्टिल्ड वाटर होता है और 5% मिनरल ऑयल इसमें होता है, ठीक है।
गेट बेल्ट कन्वेयर, इसकी कैपेसिटी, गेट बेल्ट कन्वेयर जो मेन गेट और मेन गेट में जो बैठाया जाता है कन्वेयर बेल्ट, उसको बोलते हैं गेट बेल्ट कन्वेयर। इसकी कैपेसिटी 900 टन पर आवर होती है लगभग लगभग, आजकल और भी ज्यादा आने लगी है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद नहीं करनी है आपको। और स्टैंडर्ड विड्थ इसकी कितनी होती है, 1.2 मीटर। तो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, इसके नंबर्स नहीं याद करिए क्योंकि ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, तो किसी की कोई फिक्स नहीं है। शेयरर, डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, कोल विनिंग हैं। ठीक है, और जो बड़े डाया का ड्रम होता है उसको डिप साइड में रखा जाता है। ड्रम की जो विड्थ है वो 0.6, बॉयस गया। हाँ, वो लाइट आ गई ना, तो वापस से रिकनेक्ट होने लगा सब कुछ। हम्म। तो इसमें दो कटिंग ड्रम्स होते हैं, और ड्रम को आप एक लिमिट तक रेज या फिर लोअर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि इसमें दो कटिंग ड्रम्स होते हैं, और आपका एक लिमिट तक ही आप ड्रम्स को क्या कर सकते हो, रेज या फिर लोअर कर सकते हो, ऊपर या फिर नीचे ले जा सकते हो। लो डाया का जो ड्रम होता है हमेशा राइज साइड में ही जनरली उसको फिट किया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं, बट जनरली उसको राइज साइड में फिट किया जाता है। ठीक है, ड्रम की विड्थ कितनी होती है कटिंग बिट्स के साथ अगर मिला ले तो लगभग 0.6 मीटर इनकी विड्थ होती है। लगभग 2.5 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये कट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें, ये देखिए आपका डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम, DERD, ये आपका लो डाया, और ये लार्ज डाया ड्रम है। ठीक है, ये तो ट्रिपल हो गया ना जी। शील्ड सपोर्ट, चौक और शील्ड का चौक और शील्ड का जो सपोर्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको शील्ड सपोर्ट कहते हैं। ये 2 4 6 वर्टिकल हाइड्रोलिक प्रॉप्स इसमें होते हैं। ठीक है, दो दो पैरों वाला शील्ड सपोर्ट आता है, 4 पैरों वाला भी आता है, 6 पैरों वाला भी आता है। चलो लास्ट में एक PVR दिखाऊंगा गोपाल तुमको, ये लोग तो बहुत बार देखे हैं उसमें, हालांकि मैंने दिखाया है। चलो लास्ट में दिखा देंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। रूफ पीस ऑन टॉप, आपका रूफ पीस इसमें टॉप में होता है। अरे चलो छोड़ो यार, ये देखो, ये आपका क्या है, शील्ड सपोर्ट। अब ये इसके पैर, ये जो देख रहे हो लेग, एक दो, इसमें 2 लेग हैं। ठीक है, इसमें 4 लेग है, 1 2 3 4, 4 लेग हैं। ये 2 लेग वाला, तो ये सब शील्ड सपोर्ट है। ठीक है, अब शील्ड सपोर्ट के अलग अलग पार्ट्स भी बताए थे। ये आपका गोफ शील्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं कैनोपी। ठीक है, और ये आपका फेस स्प्रैग जो कि खुलता बंद होता रहता है। और इस कैनोपी को और फेस स्प्रैग को मिला के हम क्या बोलते हैं, पूरे को रूफ पीस बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, लेमनिस्केट लिंकेज। ये आपका क्या है, लेमनिस्केट लिंकेज। ये दोनों याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लेमनिस्केट लिंकेज। और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लेग्स हो गए आपके।
तो टेलीस्कोपिक ट्रिपल टेलीस्कोपिक लेग का काम क्या होता है कि भाई 5 मीटर की ऊंचाई तक मतलब आगे तक हम जो है तो सपोर्ट कर सकते हैं। लेमनिस्केट लिंकेज जो है तो करवा रहा हूँ। लेमनिस्केट लिंकेज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लीवर्स हेल्प्स इन कीपिंग द रूफ पैरेलल टू फ्लोर। चलो हो गया यार। हम्म। तो अब आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन भाई? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन पावर पैक? पावर पैक में निम्न में से किस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से कि किस चीज का इस्तेमाल पावर पैक में नहीं किया जाता है। तो भाई दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो नन ऑफ दी अबव आंसर हो गया। ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डीआरडी? डीआरडी का फीचर कौन सा नहीं है? ये कोल विनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 2 कटिंग ड्रम्स होते हैं, इसमें 3 कटिंग ड्रम्स होते हैं। ड्रम्स को रेज या फिर लोअर किया जाता है, जा सकता है एक लिमिट तक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 कटिंग ड्रम नहीं होते, 2 ही ड्रम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ शील्ड सपोर्ट? शील्ड सपोर्ट का निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है? ये जो है तो रूफ को सपोर्ट करता है एट द गोफ लाइन। ठीक है। इट इज एट द लाइन ऑफ गोफ। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉक एंड शील्ड इरेक्टेड ओवर होल लेंथ ऑफ गेट रोड। ये चीज कहीं नहीं लिखाया हूं मैं। Combination of levers and shield support helping in keeping the roof parallel to floor। लीवर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि क्या करता है शील्ड सपोर्ट में, जो कि क्या करता है रूफ को जो मतलब आपका किसका शील्ड सपोर्ट का जो रूफ है उसको जो है तो फ्लोर के पैरेलल रखने के काम आता है। तो वो क्या है? वो कौन सा लीवर है? गोफ शील्ड, कैनोपी, हाइड्रोलिक लेग्स, लेमनिस्केट लिंकेज। तो इस काम में कौन आता है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लेमनिस्केट लिंकेज। नेक्स्ट, which of the following is constructed to maintain gate roads by strip packing? गेट रोडवेज को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिप स्ट्रिप पैकिंग करते हुए निम्न में से किस चीज को बनाया जाता है? वेब कट, बुट्टा, पैकवॉल, बुट्टॉक, स्टेबल। तो पैकवॉल बनाया जाता है। गुड, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉन्ग वॉल फेलियर इन इंडिया? निम्न में से इंडिया में लॉन्ग वॉल फेलियर का कौन सा कारण नहीं है? Our coal seams are hard and thick, hard roof causing delay in caving, adequate exploration, more geological disturbances। तो यहां पर एडिक्वेट एक्सप्लोरेशन जो है तो कॉज नहीं है। ठीक है, इंडिया में लॉन्ग वॉल फेलियर का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसिकली हमारे इंडिया में लॉन्ग वॉल का फेलियर क्यों होता है? सबसे पहली बात तो हम एक्सप्लोरेशन सही तरीके से नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई हम एक्सप्लोरेशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सप्लोरेशन हम पर्याप्त मात्रा में करें तो हमें ये दिक्कत देखने को मिलेगी ही नहीं। ये देखिए, इंडिया में लॉन्ग वॉल के फेलियर के कारण क्या है कि लगभग
इंडिया में जो एक्सप्लोरेशन किया जाता है बहुत ही इनएडिक्वेट एक्सप्लोरेशन, मतलब कि भाई आप पता कर रहे हो कि मेरी कोल सीम कैसी है, ठीक है, मतलब बोरहोल्स ड्रिल करके आप पता कर रहे हो मेरी कोल सीम कैसी है। तो अगर आप नंबर ऑफ होल्स, भाई अगर ज्यादा होल्स करोगे तो ज्यादा पता चलेगा कि भाई मेरी नीचे की जमीन कैसी जिसमें मैं काम करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप कम होल्स करोगे तो कम जानकारी मिलेगी, एक्सप्लोरेशन आपने सही तरीके से नहीं किया है इसका मतलब। फिर बाद में बोलोगे कि अरे ये तो फॉल्ट आ गया, यहाँ तो हमने एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं। जैसे कि हमारी कंट्रीज में लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में जो है तो जैसे देखो सागर, आओ, ये आपका सरफेस, ये आपकी कोल सीम, सरफेस, और ये आपकी कोल सीम, ठीक है। अब मेरे कोल सीम में यहाँ कहीं ब्रेकेज है, टूटा हुआ है, बहुत ही खतरनाक फॉल्ट है। अब मैं एक्सप्लोरेशन कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब मेरा इनएडिक्वेट एक्सप्लोरेशन का मतलब कि मैं होल्स कम मार रहा हूँ सरफेस से, ठीक है। तो मैंने सरफेस से यहाँ पे होल मारा, ये पूरा, और इसका कोर निकाल लिया और इसकी स्टडी की, तो मुझे ये पूरा स्ट्राटा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्ट्राटा की जानकारी मिल गई। फिर कुछ दूरी पर अगला होल मारा, अब यहां से लेके यहां तक पूरी स्ट्राटा की जानकारी मिल गई, मुझे ये भी पता चल गया मेरी कोल सीम कितनी डेप्थ पे यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला होल मारा, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा हूँ, मतलब सरफेस से होल्स ड्रिल करके मैं जो है तो पूरा अपना स्ट्राटा की जानकारी ले रहा हूँ। कोर तो निकालना जानते ही होगे शायद तक कि भाई कोर क्यों निकालते हैं हम, एक्सप्लोरेशन का काम तो यही है ना कि कोर निकाल लो और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपको जानकारी मिल जाए कि मेरे अंदर की धरती कैसी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा तो दिक्कत क्या था, फॉल्ट था, ठीक है। आपको ये पता ही नहीं चला, क्यों नहीं पता चला, क्योंकि आप एक्सप्लोरेशन सही तरीके से नहीं कर, मतलब कम कर रहे हो, होल्स कम मार रहे हो। जैसे कि दूसरी कंट्रीज में 30 होल्स है 1 किलोमीटर स्क्वायर में, और यहाँ अपने इंडिया में 16 होल्स है। तो यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया। अगर इसने सही तरीके से एक्सप्लोरेशन, ज्यादा डेंसिटी वाले होल्स मारे होते, मतलब कि ढेर सारे होल्स मारे होते 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, तो ये चीज कवर हो जाती, ठीक है। लेकिन नहीं हुई। अब जब आप यहाँ पे सीम में काम करने आओगे, एकाएक ही खतरनाक वाला फॉल्ट फंसेगा, तो आप लोग हड़बड़ा जाओगे कि अरे यार अब क्या करें, ठीक है। तो इसलिए भी लॉन्ग वॉल हमारे यहां सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हमारी कोल सीम्स कैसी है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है और थिक है। हार्ड और थिक होने के कारण हार्ड रूफ जो है तो वो कभी गिरता ही नहीं है, ठीक है, केविंग नहीं होता है। बिल्कुल। होल की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मैं ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज कर देता हूँ क्या। सुनील, हार्ड रूफ कॉजिंग डिले इन केविंग, हार्ड रूफ
के कारण क्या होता है, केविंग में डिले होता है, इक्विपमेंट्स और स्पेयर्स को हमें मार्केट में, मतलब कि सब लॉन्ग वॉल का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि देश और दुनिया के कोने कोने से हमें सारे इक्विपमेंट्स और स्पेयर्स पार्ट्स मंगाने होते हैं, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट भी, खर्चा भी बहुत ज्यादा है, कोई स्किल नहीं है, मतलब कोई चला ही नहीं पाता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन आ रही है, कोई चला ही नहीं पा रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। जोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि आपके फॉल्ट वगैरह, द फॉल्ट डाइक्स वगैरह सब ये देखने को मिलता है। मेंटेनेंस भी सही तरीके से हम नहीं करते हैं, हम आलसी लोग हैं, आलसी, हमें बोल बोल के बना दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर लॉन्ग वॉल फेलियर इन इंडिया? निम्न में से लॉन्ग वॉल फेलियर का कॉज क्या है इंडिया में? इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स हमें जो है तो इंपोर्ट करना पड़ता है, हाई कैपिटल कॉस्ट एंड नो स्किल एंड कल्चर, ना ही कोई स्किल है ना ही कोई कल्चर है हमारे इंडिया में लॉन्ग वॉल का, या फिर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विद द हेल्प ऑफ विच कट shearer drum enters into the coal face? किस कट की मदद से जो है तो shearer कोल फेस के अंदर घुसता है? बैक कट, संप कट, पास कट, वेब कट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संप कट की मदद से अंदर घुसता है, ठीक है। कोल फेस के अंदर जो शेयरर है उसको घुसने के लिए जो पहला कट मारता है वो संप कट मारता है। देखिए इस प्रकार का होता है। ये आपका कोल ब्लॉक है, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, एकदम टॉप से देख रहे हो खड़े होके, तो कोयला कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का आपको गेट रोडवेज दिखाई देंगे, टॉप व्यू है ये। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से, ध्यान से सुन लो, पहली और आखिरी बार बता रहा हूं इस लेक्चर में। तो इस पॉइंट पे मैंने शेयरर लगाया और मैं कटिंग स्टार्ट करूंगा, तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, बुटॉक, ठीक है, बुटॉक। अब मैंने यहां से कटिंग स्टार्ट किया, तो पहला मैंने कटिंग ऐसे मारा, ठीक है, ये जो पहला कट मारा, अब मैं किसके अंदर घुस चुका हूं, ये मेरा कोल है, ठीक है, ये मेरा कोल है। अब इस कोयले के अंदर मेरा शेयरर घुस गया है, तो ये जो पहला कट मैंने मारा, इस कट को क्या बोलते हैं, संप कट, ठीक है। यहां से कोयला खत्म, कोयला खत्म। अब मैं क्या करूंगा, इसको सीधा करना चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मेरा जो है तो परमिशन, मतलब कि मेरा शेयरर अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मैं इस तरीके से एक कट मारूंगा, थोड़ा आगे तक जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा वेब कट। अब पीछे भी तो ये कोयला छूटा हुआ है भाई, यहाँ पे तिकोन शेप का मैंने बना दिया, पीछे भी तो मेरा कोयला छूटा हुआ है, तो मैंने इसको भी कट कर लिया, तो ये क्या हो गया मेरा बैक कट। और फिर पूरा एक बार, फिर उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब नॉर्मली फिर मैं कट करते हुए आगे बढ़ूंगा इस तरीके से, ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो इस पूरे कट को मैं क्या बोलता हूं, इन सभी को कंबाइंड मैं क्या बोलता हूं, पास कट। तो पास कट क्या हो जाता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन, मतलब एक पूरा पास कंप्लीट हो गया, ये बोल सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरा कट कर दिया हमारे शेयरर ने, तो उसको मैं बोलूंगा एक पास।
तो ये पूरा क्या हो गया, एक पास कट हो गया। तो पास कट में क्या कहा जाता है, संप कट, संप कट प्लस बैक कट प्लस वेब कट। ठीक, तो कोल सीम में कोयले के अंदर घुसने के लिए जो पहला कट मारा था वो कौन सा था कट, वो तो था संप कट। हैं पाणे जी मस्ती छा रही है। मूवमेंट ऑफ पावर्ड सपोर्ट अलोंग विद द फेस इज नोन एज, पावर्ड सपोर्ट का मूवमेंट अलोंग विद द फेस क्या कहलाता है, एडवांस, स्नैक, स्पैन, पास कट। बिल्कुल सही जवाब, एडवांस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फेस के साथ साथ जो पावर सपोर्ट मूव करता है उसको बोलते हैं एडवांस। एएफसी जो फेस के साथ साथ मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवांस, स्नैक, स्पैन, पास कट। वेरी गुड। एएफसी के मूवमेंट को स्नैक बोलते हैं कि एएफसी स्नैक कर रहा है, और पावर सपोर्ट एडवांस कर रहा है ना। तो ये याद रखना, अच्छी बात है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लॉन्ग वॉल मेथड सॉलिड ब्लास्टिंग इज डन, किस लॉन्ग वॉल मेथड में सॉलिड ब्लास्टिंग की जाती है, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग, कन्वेंशनल लॉन्ग वॉल। जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कन्वेंशनल या फिर साइक्लिक लॉन्ग वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं, 10 क्वेश्चन और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कन्वेंशनल लॉन्ग वॉल मेथड, कन्वेंशनल लॉन्ग वॉल मेथड का निम्न में से कौन सा फीचर नहीं है, अंडर कट और सॉलिड ब्लास्टिंग होता है इसमें, इसमें जो सपोर्ट है प्रॉप कॉग क्रॉस बार से किया जाता है, लोडिंग का काम शेयरर के द्वारा किया जाता है, और सेमी मैकेनाइज्ड होता है ये। वेरी गुड, तो शेयरर इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, शेयरर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सपोर्ट जो है तो पावर सपोर्ट से किया जाता है, लोडिंग जो है कन्वेयर में शॉवलिंग की मदद से किया जाता है, और फुली मैकेनाइज्ड होता है। टिंग टिंग टिंगा टिंगा टिंग। तो इसमें शॉवलिंग करके हम लोडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शेयरर कट करता है, डायरेक्ट लोड करता है। On which of the following barrier width in long wall does not depends, लॉन्ग वॉल का बैरियर विड्थ निम्न में से किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, जियो टेक्निकल पैरामीटर्स, फुल्ली मैकेनाइज्ड है, जियो टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ रूफ एंड फ्लोर, डेप्थ ऑफ सीम, पिलर स्ट्रेंथ, फेस लेंथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फेस लेंथ पे नहीं डिपेंड करता बैरियर विड्थ लॉन्ग वॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ माइनिंग ओरिजिनली इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग, है ये कहा पूछ ले गया, सब लेवल माइनिंग, रूमन पिलर माइनिंग, होराइजन माइनिंग, लॉन्ग वॉल माइनिंग। अरे वाह, वेरी गुड, तो होराइजन माइनिंग इज द राइट आंसर।
क्या यार, आज तुम लोग बड़ा तेजी से आंसर दिए जा रहे हो यार। मैं सोचा रहा कि इसमें तो गड़बड़ करोगे ही करोगे। एक और पीछे क्वेश्चन छूट गया, उसमें भी गड़बड़ नहीं, उसमें किए वहां वो पावर पैक वाला। वो भी मन लगा के किया था मैं कि पहले नजर में तो तुम लोग कुछ भी मार के चल दोगे। Which of the following method of mining is a method to approach मेथड ऑफ अप्रोच टू रीच द कोल सीम? निम्न में से कौन सा माइनिंग मेथड कोल सीम तक पहुंचने का एक मेथड है? सब लेवल माइनिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग, होराइजन माइनिंग, लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होराइजन माइनिंग पहुंचने का एक रास्ता है बस। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर होराइजन माइनिंग? होराइजन माइनिंग के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? लोअर लेवल का इस्तेमाल कोयले के ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। अपर लेवल का इस्तेमाल इनटेक एयर के लिए किया जाता है। बस बस बस। एप्लीकेबल टू स्टीपली इंक्लाइंड सीम्स, स्टीपली इंक्लाइंड सीम्स में एप्लीकेबल है। स्टेपल पिट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन सीम्स और लेवल्स, सीम्स और लेवल्स के बीच में स्टेपल पिट जो है तो कनेक्शन स्टेपल स्टेबल एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपर लेवल का इस्तेमाल एज अ रिटर्न एयरवे किया जाता है, नॉट इनटेक एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर होराइजन माइनिंग? होराइजन माइनिंग अगर करना है तो निम्न में से कौन सी चीज नहीं, कौन सी चीज कंसिडर नहीं की जाती है? नेचर ऑफ कोल सीम, लार्ज रिजर्व रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर नंबर ऑफ सीम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ थिक सीम्स। मतलब अगर होराइजन माइनिंग करनी है तो कौन सी चीज कंसिडर नहीं करेंगे? बस बस, दो क्वेश्चन और रोहन। कोलसीम, नेचर ऑफ कोलसीम कंसिडर नहीं करते यार। लार्ज रिजर्व तो जरूरत पड़ती है होराइजन माइनिंग करने के लिए, बहुत बड़ा रिजर्व चाहिए आपको। ठीक है। विच स्ट्राटा इज नॉट सुटेबल फॉर होराइजन माइनिंग? होराइजन माइनिंग के लिए कौन सा स्ट्राटा सुटेबल नहीं है? स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा, सैंडस्टोन इन स्ट्राटा, वीक स्ट्राटा, ऑल ऑफ दी अबव। तो होराइजन माइनिंग करने के लिए आपको कौन सा स्ट्राटा चाहिए? कौन सा स्ट्राटा चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्ट्राटा चाहिए। ठीक है। सैंडस्टोन भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, लेकिन वीक स्ट्राटा नहीं रख सकते, तो इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ होराइजन माइनिंग? निम्न में से होराइजन माइनिंग का एडवांटेज क्या नहीं है? लेवल रोड्स मैकेनाइजेशन करने में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैकेनाइज करने में मदद करते हैं। एचईएमएम का इस्तेमाल कर सकते हो। एफिशिएंट वेंटिलेशन अच्छा होता है जिसके कारण लीकेज कम होगा। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होता है रोड्स का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। हाँ, रोड का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता ही है। आज आपने ऐतिहासिक रूप से 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और अगली क्लास का टाइम हो गया है आपका, तो ये यहाँ पे खत्म होता है।